आप किसी भी क्लास में हो या आप अदर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए इतना जरूरी है हिंदी व्याकरण। कहिए नहीं कितना एकदम इम्पोर्टेंट है, बच्चों सीखना चाहते हैं तो ठीक है। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि यदि आप लोग तो आप पहली बार है तो पूरी तरह से वीडियो देखें। आप बिहार पुलिस या वगैरह वगैरह जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी जॉब में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो को पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए देखा जाए तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों सबसे हिंदी व्याकरण में पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए हम लोग को बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी पढ़ने तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है कि वो शुद्ध नहीं पढ़ पाते। तो जाहिर सी बात है उनको हिंदी व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हिंदी व्याकरण में आप जितना भी ये चीज देख रहे हैं, जैसे आपका उपसर्ग, वर्ण, शब्द, विलिंग, कारक, मुहावरे और ये संपूर्ण प्रत्यय, सर्वनाम और भी बहुत सारे संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये जितने भी चीज है और सब कुछ हम देखने वाले हैं। दो प्रकार के वर्णमाला देंगे, एक स्वर वर्ण, एक बाबू व्यंजन वर्ण। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हो? आप सबको अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग ने ये वीडियो क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं। जब आप वीडियो क्लिक किए हैं इसीलिए मैं कहूंगा पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस हिंदी व्याकरण के आप देख रहे हैं सभी कक्षाओं के लिए, आप क्या आप किसी भी कक्षा में हो, आप कोई भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी क्लास में हो या आप अदर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए इतना जरूरी है। कहिए नहीं कितना एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि यदि आप लोग बड़े लोग देख रहे हैं तो आप पहली बार है तो पूरी तरह से वीडियो देखें। आप बिहार पुलिस या वगैरह वगैरह जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी जॉब में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो को पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए देखा जाए तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों सबसे हिंदी व्याकरण में पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए बाबू, हिंदी व्याकरण देखा जाए इसमें बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती है, इसमें बहुत चीजें हमें समझने को मिलता है। अगर कहा जाए हिंदी व्याकरण, भाई हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है, हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें सुशुद्ध बोलना, सुशुद्ध पढ़ना एवं सुशुद्ध सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो हिंदी व्याकरण होता है। हिंदी व्याकरण का मैं अच्छे से पढ़ लूं तो मुझे अच्छे नॉलेज की प्राप्ति हो जाएगी और साथ ही साथ हमें यह भी पता हो जाएगा कि कैसे सुशुद्ध लिख सकते हैं, कैसे सुशुद्ध पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी पढ़ने तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है कि वो शुद्ध नहीं पढ़ पाते। तो जाहिर सी बात है उनको हिंदी व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है। तो आप अगर है चैनल पर पूरी तरह देखिएगा और हिंदी व्याकरण में आप जितना भी ये चीज देख रहे हैं, जैसे आपका उपसर्ग, वर्ण, शब्द, विलिंग, कारक, मुहावरे और ये संपूर्ण प्रत्यय, सर्वनाम और भी बहुत सारे संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये जितने भी चीज है और सब कुछ हम देखने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में। तो बच्चों जरूर एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले, तो हम स्टार्ट करें एकदम जीरो से और तब आपको धीरे धीरे एडवांस तक ले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं हिंदी व्याकरण की। आने वाले समय में ये जितना भी आप टॉपिक देख रहे हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी टॉपिक्स पे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेगी। जैसे कि आज हम लोग का वर्ण विचार और स्वर और व्यंजन में रहेगा, और भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर लेकर हम आप लोग के लिए लाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें हैं, चलिए आगे देखिए और बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या देखेंगे, देखेंगे बाबू सबसे पहले यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या है सर, ठीक है। तो सामान्य हिंदी व्याकरण में हम लोग पहले देखेंगे, सामान्य हिंदी में हम लोग व्याकरण के बारे में बात करेंगे। सर ये व्याकरण क्या होता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जिससे हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीख जाते हैं उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। समझ क्या यानी कि हिंदी का वह शास्त्र जिससे हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना जानते हैं या सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में सीखेंगे। हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज आते हैं, आइए सभी विषय को देखते हैं। हिंदी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हिंदी व्याकरण में हम एक साथ में बाबू वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक,
ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, ठीक है बच्चों, एक सांस में। और यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रश्न तद्भव, अनेकार्थिक शब्द, अपठित कर्मधारय, रस, छंद, अलंकार, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम लोग का बात क्या आएगा बाबू, वर्णमाला। सबसे पहले किसकी बात आएगी, वर्णमाला की। आइए हम वर्णमाला देखते हैं। तो बच्चों वर्णमाला क्या होता है, आप क ख ग घ शुरू से ही पढ़े हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये देखिए कि बाबू वर्णमाला क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है, यानी कि वर्णों का सही क्रम ही क्या है, यानी पूरा समूह ही क्या है, वर्णमाला है। यानी कि हम वर्ण को कैसे वर्णमाला को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो मैंने कहा वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है बच्चों। आज हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्ण में, यानी कि हिंदी वर्णमाला में टोटल के टोटल बाबू 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों, 52 वर्ण होते हैं। आप अगर पहली बार है तो देख लेंगे पूरी तरह से कि हिंदी में आप हिंदी जो पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में किसी ने पूछ दिया कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आराम से बताइए कितनी होती है बच्चों, 52 होती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या पता है, पता है आपको कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपको पता है तो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए बच्चों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या आपको पता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों, 14 सितंबर को। आइए कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 14 सितंबर 1946 ईस्वी में। समझ रहे क्या कह रहे हैं, ये हम लोग का हिंदी दिवस मनाया जाता है। समझ रहे बच्चों क्या कह रहे हैं? आगे की ओर बात करते हैं। अभी आपने क्या सीखा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो टोटल कितने वर्ण हैं? तो हम लोग के 52 वर्ण देखने को मिलता है। आगे बढ़े बच्चों, आगे की बात करते हैं। अब देखिए बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि सबसे पहली बात ये आती है सर वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो बाबू वर्ण है कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं, वर्ण को समझिए। तो कह रहा है कि वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। बोलिए हाँ या ना बाबू। तो अक्षर क्या है, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसको हम खंडित या टुकड़े नहीं कर सकते, वो हम लोग का क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यानी कि आप लोग से पूछा वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि सर जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वही क्या है, वर्ण है। जैसे बाबू क्या है, तो बाबू सबसे पहले क को अगर हम बात करें यहाँ पर, यदि हम आप लोग से बात करें कि भाई किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ को क्या आप टुकड़ा कर सकते हो, क्या अ को तोड़ सकते हो? जैसे अहलंत नहीं तोड़ सकते हो, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सब क्या है, वर्ण है। समझ में आ रहा बाबू क्या कह रहे हैं, ये सब क्या है, वर्ण है। जैसे क या क हलंत, ये क्या है बाबू, वर्ण है। जैसे मैंने कहा च हलंत, ये भी क्या है बाबू, वर्ण है। तो आपने ये देखा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो बच्चों वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के यानी कि वर्ण क्या है बाबू, तो वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया बाबू, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आता है कि सर भाषा की, यहाँ पर भाषा की इकाई कोई है क्या? बाबू आप जानते होंगे भाषा भी 3 प्रकार का होता है, एक लिखित भाषा, एक सांकेतिक भाषा, एक बाबू हम लोग का होता है मौखिक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात पर कहा गया है कि भाषा की इकाई, जैसे कि यहाँ पहले नंबर देख रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या आपको पता है भाषा की सबसे बड़ी, सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? क्या आपको पता है लिखित इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है? तो आइए हम आपको इसको बताते हैं कौन कौन से क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाषा की, अगर आपको पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, बच्चों आइए भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए वर्ण, और क्या कहेंगे उसको, ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तो बाबू शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सब जानते हैं क प्लस है क हलंत अ मिलके क्या बनता है, क बनता है ना, तो एक शब्द है। समझ में बच्चों क्या कह रहे हैं। और आगे की ओर बात करते हैं, लिखित इकाई अगर कोई पूछता है कि बताओ ना कि लिखित इकाई सबसे लिखित इकाई कौन सी है, आपको क्या बताना है कि सर वर्ण है जो लिखित इकाई है। और वहीं पूछा गया कि मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई है बाबू ध्वनि है, क्योंकि जब आवाज निकलती है, जब ध्वनि उत्पन्न होती है, तभी वर्ण निकलते हैं और तभी वर्ण से अक्षर का निर्माण होता है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मुझे बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बाबू, वर्ण या ध्वनि कहलाती है ना।
और भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द कहलाता है। और लिखित आधार पर यानी कि लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और यहाँ पर मौखिक इकाई क्या है बाबू? ध्वनि है। आगे की ओर बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्णों के भेद। क्या देखेंगे बच्चों? यहाँ पर वर्णों के भेद। अब वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ण के जो भेद हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। अब ये सब स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो आइए हम अच्छे से आपको समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, वर्ण यहाँ पे जो वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बाबू स्वर वर्ण, एक बाबू हम लोग का व्यंजन वर्ण। ये सब स्वर वर्ण को इंग्लिश में हम लोग भावेल कहते हैं। इंग्लिश में भावेल 5 होते हैं, आप अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है बच्चों। बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें एक सेमी वोवल भी 2 होते हैं बच्चों। समझ आए क्या कह रहे हैं? चलिए, तो वो तो इंग्लिश की बातें हो गई, लेकिन आज हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी व्याकरण में बातें करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कहा, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बाबू? एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो बाबू यहाँ पर पहले स्वर वर्ण को समझते हैं। स्वर वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। यानी कि स्वर वर्ण क्या होता है? वैसे वर्ण जो बिना अन्य वर्णों से क्या किया जाते हैं? बिना अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि बोले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो बाबू, क्या आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? क्या आपको पता है? तो प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों, कितनी इसकी संख्या है स्वर वर्णों की। और साथ ही साथ यहाँ पर व्यंजन वर्ण को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्वर वर्ण पे थे, स्वर वर्ण को समझेंगे। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों जैसे देखिए, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। बाबू ये जो आप देख रहे हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और री, ये जो है बाबू, ये हम लोग का क्या है? स्वर वर्ण है। इसकी जो संख्या है बच्चों, अगर आप लोग से किसी ने पूछा कि बताओ ना स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है स्वर वर्ण की संख्या बाबू, टोटल कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं, ठीक है। गिन लीजिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11 होती है बच्चों। समझ में आया क्या कह रहे हैं? समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। बच्चों बोलो, समझ में आया? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11 है। कोई दिक्कत? अब आते हैं आगे की ओर। आगे बात आता है कि क्या सर ये स्वर वर्ण के भी कोई भेद है? तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सीखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, ठीक है। तो बताइए बच्चों, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण कितने प्रकार की होती है? तो आइए बाबू आगे देखते हैं। तो स्वर वर्णों के प्रकार यानी स्वरों के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो स्वर कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर, देखिए स्वर वर्ण बहुत से प्रकार के हैं, एक उच्चारण के आधार पर है। आइए पहले उच्चारण के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले बाबू, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बाबू? उच्चारण, बोलने, आवाज देने के हिसाब पर कितने प्रकार को स्वर वर्ण देखने को मिला? 3 प्रकार के। सर कौन कौन से? तो देखिए, एक बाबू हर्ष स्वर, एक बाबू दीर्घ स्वर और एक हम लोग का प्लुत स्वर। कौन सा बाबू? एगो प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो स्वर कितने हैं? 3 हैं। अब बताइए आप लोग, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो सर 11 है। लेकिन किसी ने पूछा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से? तो सर एक हर्ष स्वर, एक बाबू दीर्घ स्वर, एक हम लोग का प्लुप्त स्वर। बोलिए हाँ या ना। तो आइए इसको भी वास्तव तरीके से समझा जाए कि हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुप्त स्वर क्या है। तो आइए बाबू यहाँ पर समझा जाए हर्ष स्वर को। देखिए हर्ष स्वर कह रहा है कि एक मात्रिक मतलब इसको बोलने में बस थोड़ा सा समय लगता हो, एकदम कम समय लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे बच्चों याद है वो कम समय बोला है, जैसे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है बाबू? हर्ष स्वर हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? इसके बाद बाबू हम लोग का क्या है? दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब दूसरा, दीर्घ मतलब यानी कि हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय लगना। जैसे बाबू दीर्घ स्वर द्विमात्रिक यानी कि हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक
थोड़ा अधिक समय लगना तो हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। जैसे बच्चों हर्ष स्वर से दुगना समय लेगा, कितना समय लेगा ये, हर्ष स्वर से दुगना समय लेगा, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे बाबू अ ई उ ए ऐ ओ औ, ये तो भाई ज्यादा समय लग रहा है, जबकि देखिए हर्ष स्वर में अ ई उ री कम समय लगा। तो बाबू जिसमें कम समय लगता है यानी कि एक मात्रिक समय लगेगा तो उसे हर्ष स्वर कहेंगे, और हर्ष स्वर से कुछ दुगना समय लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये बाबू कौन सा वर्ण है, तो हम लोग का दीर्घ स्वर वर्ण है। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं। अब अगला आता है प्लुप्त स्वर। तो बाबू प्लुप्त स्वर क्या है, जिसमें त्रिमात्रिक यानी कि तिगुना समय लगता है। क्या कहा गया है कि हर्ष स्वर से यदि तिगुना समय लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे बाप रे, कितना समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है ना, पर इन दोनों से बहुत अधिक है, बाप रे। फिर इसके बाद रे मोहना, रे मोहना किसी को जब पुकारते तो क्या कहते हैं, रे मोहना। तो बाबू इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो ये हम लोग का क्या है, प्लुप्त स्वर है। जैसे रोना ए, जैसे रोते बालक जैसे रोता है ए करके जब रोता है बच्चों, तो उसको रोने में एक लंबा समय लगता है, एक सबसे लंबा रोता है ना। तो ये हम लोग का क्या है बाबू, प्लुप्त स्वर के उदाहरण है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आज चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी किया नहीं है प्लीज कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, तब आगे की और वीडियो देखिए, ठीक है। क्योंकि आखिरी में हम लोग इसके सीरीज भी लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आए हुए हैं, इसीलिए पूरी तरह से वीडियो देखिए, ठीक है बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने क्या सीखा, स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के। एकदम एक शब्द में पढ़ लेते हैं, स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, जिसमें बहुत एक मात्रिक समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर कहलाता है। जैसे जैसे अ ई उ, जैसे अ ई उ री, ठीक है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी दीर्घ स्वर यानी कि दुगुना समय, यानी कि हर्ष स्वर से दुगना समय लगेगा तो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहेगा। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। जबकि प्लुप्त स्वर यानी कि हर्ष स्वर से तिगुना समय लगेगा, इसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। समझ रहे बच्चों क्या कह रहे हैं। जैसे बाप रे, रे मोहना, समझ रहे क्या कह रहे हैं, रोना आदि, ये सब किसके उदाहरण है, तो बच्चों प्लुप्त स्वर के उदाहरण है। आगे बढ़े, चलिए आगे की ओर बढ़ते। आगे हम लोग का क्या है, तो बाबू आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखो क्या गया कि हिंदी व्यंजन ज्ञान वर्णमाला, यानी कि अब हम लोग व्यंजन के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि तभी हम लोग को व्यंजन सीखना है। तो बाबू व्यंजन बहुत से प्रकार के हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आगे की ओर देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन का ज्ञान कैसे हमें मिलेगा, क्या क्या जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो बाबू यहाँ पे आता है व्यंजन वर्ण। क्या बात आता है अब हम लोग का, व्यंजन वर्ण। ये सर व्यंजन वर्ण होता क्या है, आइए बच्चों। कह रहा है कि जिन वर्णों को, देखिए व्यंजन वर्ण कहते हैं कि जिन वर्णों को बोलने के लिए, किसको बाबू, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसकी सहायता ली जाती है, तो स्वर वर्ण की। किसकी सहायता बाबू, स्वर वर्ण की क्या की जाती है बाबू, सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये तो सर किसी भी पहले वाला एग्जाम्पल है, लेकिन एक नए तरीके से नए तड़का लगाते हैं। कैसे बाबू, तो स्वर व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बाबू व्यंजन वर्ण की अगर संख्या पूछा गया कि बताइए ना व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो बाबू व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 33 होता है। आप ऐसे बताइए कि क से लेकर जो य तक है ये सारा का सारा व्यंजन वर्ण ही तो है, तो इसकी टोटल की टोटल संख्या कितनी होती है बच्चों, 33 होती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 33 होती है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो सर ये 33 तो होती है, क्या इसके प्रकार हैं, तो बिल्कुल इसके भी प्रकार है। आइए यहाँ समझा
समझा जाए। तो बाबू व्यंजन के प्रकार, अब हम लोग व्यंजन के प्रकार को देखेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यंजन के प्रकार, यहाँ देख रहे हैं अलग अलग से प्रकार देखने को मिल रहा है। जैसे बाबू यहाँ पर आपको मिला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन भी अलग अलग प्रकार के हों, हालांकि व्यंजन 4 प्रकार के यहाँ देखने को मिला, लेकिन और भी बहुत से हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन पहले हम इनको समझ लेते हैं व्यंजन के प्रकार को। सबसे पहले आता है बाबू स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अस्त व्यस्त व्यंजन, फिर आता है बाबू उष्ण व्यंजन और एक संयुक्त व्यंजन। ठीक है बाबू, है ना। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन के ऊपर चलते हैं। तो बाबू सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ ये व्यंजन क्या होता है, जैसे आपने पीछे देखा व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जो मुख, तालु, जीभ या दंत से बोले जाते हैं, या ये मुख से सब अंगों से बोले जाते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जैसे स्पर्श व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये जितना भी वर्ग है ये सब वर्ग क्या होता है। तो जैसे आप क ख ग पढ़े हैं, तो जैसे क वर्ग बोलने का मतलब क ख ग घ अंग, च वर्ग बोलने का मतलब च छ ज छ इया, और ट वर्ग बोलने का ट ठ ड ढ अड़, और त वर्ग बोलने का त थ द ध न, और प वर्ग बोलने का प फ ब भ म। ये सब तो सर ये कौन सा व्यंजन है, तो बाबू इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि बच्चों बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या सर बता दीजिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों स्पर्श व्यंजन की क वर्ग से लेके प वर्ग तक इसकी टोटल के टोटल संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। अगर एग्जाम में आता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 25 होती है। कौन कौन सा, तो क वर्ग, श वर्ग, कौन कौन सा बाबू हम लोग का, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जितने भी है ये सब स्पर्श व्यंजन ही हैं। समझ में वो क्या करें, तो स्पर्श समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो बाबू 25 होती है। अब आगे की ओर बढ़ते, आगे हम लोग का आइए हम उनका उच्चारण स्थान देखते हैं कि किसका किसका कौन उच्चारण स्थान है बच्चों। ठीक है, तो जैसे बाबू यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, है ना बच्चों। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे बाबू इधर देखिए लिखा है कंठ, तालु, वृद्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, वतर्स और नासिका, ये सब उच्चारण स्थान है, कहाँ पे उच्चारण करते हैं। और यहाँ पे बाबू क्या है, जैसे कि देखो कंठ से क वर्ग बोले, क ख ग घ अंग, ये कहां से बोले बाबू, कंठ। अगर मैं कंठ डालूं तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो क ख ग कुछ ने कहा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बोलेंगे कि सर ये उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंठ भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं बाबू। ठीक है, वैसे ही च वर्ग बाबू, तो च वर्ग कहाँ चाहिए, तो तालु से बोलते हैं, च छ ज, जब बोलेंगे ना तो तालु में चिपकेगा बच्चों। समझ रहे क्या कह रहे हैं, तो ये च वर्ग है, इसको तालव्य भी कहा जाता है। समझ रहे क्या कह रहे हैं। वैसे ही अगर ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धा बताएंगे, है ना। मूर्धा मतलब यानी कि त थ, यानी कि तालु में भी ठिकता है, थोड़े दांत में भी ठिकता है, इसीलिए। समझ रहे क्या कह रहे हैं। और बाबू ये दंत, दंत मतलब देख दांत से, त थ द, जब बोले त थ द तो त वर्ग, ये त थ द, त बोले तो जीभ कहाँ आ रहा है, आपके दांतों पे आ रहा है, इसी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दंत बोलते हैं। अब प वर्ग बाबू, प फ ब, ठीक है, ओठ पकड़, बोले प बोले नहीं बुलाएगा बाबू, तो जाहिर सी बात है। तो प फ ब भ किस वर्ग में है, तो बाबू किस वर्ग में है, तो ठस में है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप एक बार क्या करेंगे, इन सबका नोट कर लेंगे कि किसका उच्चारण कौन सा स्थान है बच्चों। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए क वर्ग के अलावा और भी कंठ से वर्ड बोले जाते हैं, जैसे ह अ आ, ये भी कंठ से तो बोले, ह कहां से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है, इसीलिए ये भी कंठ वर्ण है। और यहाँ पे भी बाबू, यहाँ पे च वर्ग वाला देखिए तालव्य है, देखिए य र य दल्लादी स ई बड़ी छोटी ई, ये हम लोग पढ़े हैं। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे, एक बार कॉपी पर नोट जरूर कर लेंगे। जितने भी उच्चारण स्थान है एग्जाम में आता है तो आप आराम से यहाँ से उच्चारण स्थान बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्चारण स्थान समझ में आ गया। आइए एक नजर एक बार हम फिर लेते हैं इन वर्णमाला के ऊपर, क्योंकि बच्चों जितना भी पीछे पढ़े अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला कितने प्रकार के बच्चों? तो यहाँ वर्णमाला आपको दो प्रकार को देखने को मिल रहा है ना। वर्णमाला कितने प्रकार को देखने को मिल रहा है बाबू? यहाँ दो प्रकार के वर्णमाला देंगे, एक स्वर वर्ण, एक बाबू व्यंजन वर्ण। तो पहले हम स्वर को एक बार समझिए थे। तो बाबू देखो, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एगो हर्ष स्वर, एगो हम लोग का बाबू क्या होता है दीर्घ स्वर, एगो प्लुप्त स्वर भी था, है ना। जैसे बाप रे, हे मोहना, ये सब पढ़े थे ना, तो वो लुप्त स्वर है। लेकिन अगर मेन मुख्य बात करें तो एक बाबू हर्ष स्वर है, एक हम लोग का दीर्घ स्वर है, जिसमें एक मात्रिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। और जिसमें एक मात्रिक से दुगना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये पीछे हम लोग ने देखा बच्चों, ठीक है। जैसे बाबू हर्ष स्वर के एग्जाम्पल क्या होंगे? अ, ई, उ, री। इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। एग्जाम में पूछेगा हर्ष वर्ष की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है सर 4 है। कौन कौन से? ई, उ, ठीक है, इस तरह से बताइएगा। उ नहीं, अ, ई, उ और री बच्चों, ठीक है। इसके बाद बाबू आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 है बाबू। इनमें वर्णों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से बाबू? आ, ई, उ, ए, ओ, इसकी संख्या कितनी है बाबू? 7 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आता है बच्चों इधर व्यंजन के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग व्यंजन सीखना था। तो सब यहाँ पे देख रहे हो व्यंजन। व्यंजन बहुत से प्रकार को देखने को मिलता है। एक जैसे स्पर्श व्यंजन, अस्त अस्त व्यंजन, फिर उसमें व्यंजन, और बाबू आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस सबको हम बारी बारी ही सीखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा? स्पर्श व्यंजन के बारे में सीखा कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी वर्ण है ये सब क्या है बाबू? स्पर्श व्यंजन है ना। जैसे क वर्ग का मतलब बताए थे, क ख ग घ। च वर्ग का मतलब च छ ज झ। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ। ऐसी प वर्ग प फ ब भ, ठीक है। इसकी संख्या तो कितनी है बच्चों? तो 25 है। तो लेकिन यहाँ देखिए कुछ एक्स्ट्रा बात कहते ना, समझाएंगे आपको, यहाँ समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे बाबू या क वर्ग से लेकर, ठीक है, म वर्ग या प वर्ग, क वर्ग से लेके यहाँ प वर्ग तक इसकी स्पर्श संख्या कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन वास्तव में देखा गया कि इसमें अड़ और ढ, ठीक है, ये भी कितनी है? तो 2 है बाबू। इसके साथ टोटल कितना हो जाता है? 27 होता है। तो कभी स्पर्श व्यंजन 25 की जगह 27 भी ऑप्शन में है तो आप आराम से मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्यतः याद रखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, अस्त व्यंजन। तो बाबू अस्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 होता है बाबू। कौन सा? य, र, ल, व। ये होता क्या है? तो बाबू अंत अस्त व्यंजन, य, र, ल, व के जो 4 वर्ण होते हैं वो अंत अस्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे य, र, ल, व, ठीक है। उष्म व्यंजन बाबू जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, हवाएं बाहर निकलती हैं, जैसे बाबू दलाबी स, मधानी स, दांती स, ह। तो बाबू इसमें हवा बाहर की ओर निकल रही है। इसकी संख्या कितनी है? तो 4 वर्ण है। समझ में आया? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी? 4 है, ठीक है। अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। लेकिन 2 और है, कौन कौन से? तो अड़ा, अढ़ा, ठीक है बाबू। तो टोटल कितना हो गए? 27 हो गए, ठीक है बच्चों। और भी यहाँ सीख लीजिए आगत। देखिए बाबू आगत, ये आगत वाला भी, आगत व्यंजन भी है, जैसे जब, फम, ठीक है। यानी कि इसके वर्ण कितने हैं बाबू? 2 वर्ण हैं। समझ में क्या कह रहे हैं? वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी हैं। कितने व्यंजन संयुक्त व्यंजन? 4 हैं। छ, त्र, क्य, स्र। ये संयुक्त व्यंजन को हम अच्छे से क्या करेंगे? आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि बाबू स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से 41 आप लोग का 41 आप लोग का व्यंजन है। 41 क्या है बाबू? व्यंजन है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? जबकि 52 क्या आपका कुल वर्ण की संख्या है, कुल वर्ण की संख्या है। समझ में आ रहा बाबू क्या कह रहे हैं? तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको नोट करना है तो कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है, आप आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे भाई? इसको आराम से नोट कर लेंगे, किसी को दिक्कत होगा तो बोलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए वर्णमाला तक तो क्लियर हो गया सर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ और भी चीज सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बालक है जो बोल रहा है चलिए हम नासिक के या
अनुनासिक व्यंजन भी पढ़ते हैं। यानी को कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में भी सीखा जाए, क्योंकि हम लोग आज तक व्यंजन के केवल यही रूप देखे थे, लेकिन अब कुछ अलग भी देख रहे हैं बच्चों। चलिए देखा जाए क्या देखना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या गया है, इसके बाद ध्यान से सुनिए ये क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ, मुख के मतलब मुंह के साथ साथ, ठीक ना, साथ साथ नासिक से भी हवा निकलती है, यानी कि मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है या नाक से भी बोली जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे बाबू अनुनासिक, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे बाबू अंग, अंग, नाक पकड़ के बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। जैसे अंग, इन्य, अड़ा, न, म। अब बोलिए, देखिए दोनों से नहीं आ रहा, नाक से भी आवाज आ रहा है, मुंह से भी आवाज आ रहा है, तो नाक और मुंह दोनों से जब आवाज उत्पन्न होगी या जो वर्ण निकलेगा या जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और भी टॉपिक है। अब आगे हम लोग किसके बारे में बात करने, अयोग वाह के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारी अयोग वाह क्या होता है, चलिए क्या शुरू करें, बताएं आपको। तो बाबू अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, क्योंकि आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो फिर कौन करेगा भाई, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अयोग वाह, अब चलते हैं आगे की ओर। अयोग वाह क्या है बाबू, तो देखिए अयोग वाह के बारे में देखा जाए तो कहा गया कि वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में क्या होता है, तो वैसे बाबू कह रहा है कि वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। नहीं समझ में आया तो आइए मैं फिर से आपको समझा दूं, मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं क्यों नहीं समझाऊंगा, है ना बच्चों। तो देखिए कह रहा है कि वे वर्ण जिनकी न तो स्वरों में और न तो व्यंजनों में गिनती होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। जैसे बाबू अयोग वाह वो कौन कौन से हैं, ना या नहीं है, आ, ठीक है, अन, आ है, क्या बोलने बाबू इसको, अन, आ है। तो कोई पूछेगा कि मुझे बताइए अयोग वाह की संख्या कितनी है, तो बच्चों कितना बताओगे, कितना बताओगे, तो बाबू कितना है इसमें, 2 है आपके, तो बताइए अयोग वाह की संख्या कितनी, तो 2, अयोग वाह की संख्या कितनी, 2। तो मुझे बताइए कि जिन वे वर्ण जिनकी गिनती न तो हम स्वरों में कहते हैं और न हम व्यंजनों में कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। जैसे जैसे अन, 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 समझ में आया बाबू क्या कह रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अयोग वाह तो समझ में आ गया होगा, तो बच्चों अब आती है संयुक्त व्यंजन पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है बाबू। अगर यहाँ सीख जाते तो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 1 नंबर 2 नंबर फिक्स से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आते हैं यहाँ संयुक्त व्यंजन पर, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि छ, तरा, ज्ञ और री। ध्यान से बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, छ, तरा, ज्ञ, री, ये जो वर्ण है यही हम लोग का क्या है बाबू, संयुक्त व्यंजन है। यही सब क्या है बाबू, संयुक्त व्यंजन है। तो आइए हम अच्छे से पढ़कर समझा देते हैं। कह रहा है कि जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान पूर्वक अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां समझिएगा, है ना, समझिएगा। कह रहा है कि जब 2 व्यंजन, ठीक है, व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, जैसे ना स्वर नहीं होता है तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है, तो इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बाबू यहाँ देखो लिखा है रक्षक, लिखा है ना, तो देखिए ये र है बाबू व्यंजन है, क है बाबू व्यंजन है, इसके दोनों के बीच में छ है, बोलिए हाँ है ना। तो जिसके बीच में छ, तर, ज्ञ और री, सुनिए चारों बात कह रहे हैं कि छ, तर, ज्ञ और री यदि 2 व्यंजन के बीच में लगकर लिख दिया जाए ना, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त
व्यंजन कहेंगे। जैसे यहाँ देखो लिखा अक्षय लिखा है, देखिए तो य लिखा है, तो हम लोग का स्वर है, ठीक है, यह हम लोग का व्यंजन है। इसके बीच में क्या लिखा गया है, इसके बीच में देखो बाबू छ लिखा गया है। तो जो आपके ये छ है, यही आपका क्या है, ये पूरा वर्ड ही क्या है, आपका पूरा शब्द ही क्या है, तो व्यंजन वर्ण है। समझ में आया क्या कह रहे हैं, यानी कि ये सब संयुक्त व्यंजन के ही शब्द हैं। जैसे क्षय, मित्र, छात्र, त्रिशूल, ये सभी क्या है बाबू, संयुक्त व्यंजन है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो सर ये छत्र बना कैसे है, जैसे छत्र री बना कैसे है, तो ये बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पॉइंट यहाँ समझिए कि ये बना कैसे, संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से। तो बाबू आपने अभी देखा संयुक्त व्यंजन जो है टोटल के टोटल कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन अभी आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, य, री, ये सब कितने संयुक्त व्यंजन है, तो बाबू 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आइए तो जैसे बना, ये छ बना कैसे है, तो छ कैसे बना, तब क हलंत प्लस स, क्या बाबू कह रहे हैं, क हलंत प्लस स, तो क्या बन गया, ये छ बना। क्या बना बाबू, छ बना। इसीलिए देखिए यहाँ देखिए जो छ लिखा गया है, ये अ और र के दोनों के बीच में लिखा गया है। जब ये बीच में लिखा गया है तो ये कैसा वर्ण कहलाएगा, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, या संयुक्त व्यंजन शब्द कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि दो स्वर और व्यंजन के बीच में छ आ गया है। छ को हम कैसे लिख सकते हैं, क प्लस स, वैसे ही त्र को क्या लिख सकते हैं बाबू, त प्लस र, वैसे ही बाबू य को क्या लिख सकते हैं, ज प्लस य, वैसे ही री को कैसे लिख सकते हैं, स प्लस र, तो क्या बनेगा, तो बाबू स्र बनेगा। समझ में आया क्या, इसको पढ़ेंगे स्र, ठीक है, स्र, स प्लस र, स्र, वैसे ज प्लस य, वैसे त प्लस र। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ये बना कैसे है, आपने इस चीज को भी देख लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है बाबू, आगे की ओर आज हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस बात है, क्योंकि अल्प प्राण के बारे में भी आप लोग सुने होंगे कि सर ये अल्प प्राण क्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बताते हैं आपको अल्प प्राण के बारे में। कह रहा है कि हर वर्ग का, सुनिए ये वर्ग क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये जितने वर्ग है उसमें ये कह रहा है कि हर वर्ग का पहला कौन सा बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि हर वर्ग का, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ बाबू, इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। हाँ तो सुनिए, कह रहा है कि यहाँ पर कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान से सुनिए, यहाँ अगर ये याद हो गया तो आपको अल्प प्राण बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि सर ये जो कह, क, ख, ग, च, छ ऐसे जब लिखते हैं तो उसमें कौन सा बाबू, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब, और यहाँ अंतस्थ व्यंजन, अभी पीछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर कहा गया कि पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन को छोड़कर ये जो होते हैं ना भाई, सॉरी छोड़कर नहीं, इन्हीं को, यानी कि 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। इसकी टोटल संख्या बाबू कितनी है, तो कोई पूछेगा अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है, 19 है बच्चों, कितनी है, 19 है। आइए समझते हैं अच्छे से एग्जांपल से। जैसे हमारे पे यहाँ है ना बच्चों, इसमें हमें बता रहा है कि सर अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो मुझे नहीं पता इसमें अल्प प्राण कौन से हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, कौन कौन सा बाबू, पहला, तीसरा, पांचवा। देखिए ये फिगर है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ये जो है बाबू, ये जो है, सॉरी ये जो है ऐसे बाबू, ठीक है, आप इसमें ये पहला मानिए, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, गबड़ा जा रहा है बच्चों, ठीक ना, तो मैं उंगली पर नहीं बता पा रहा हूँ, आप समझिएगा। तो कह रहा है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला इसमें कौन सा है, तो वो पहला क है, तीसरा कौन सा है, तीसरा ग है, और पांचवा कौन सा है, तो अंग है। तो भाव तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, और अष्ट व्यंजन, यानी कि इसमें अंत अष्ट व्यंजन भी है, उनको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। तो देखेंगे कौन कौन से, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अड़, त, द, द,
प ब म य र ल व। ये जितना भी आपको लाल वाला दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, अल्प प्राण है। आप इसलिए जैसे अल्प प्राण करके लिख सकते हैं, क ग अंग च ज इय ट ड ण ट द न प ब म य र ल व। ये जो भी है ये क्या है बाबू, अष्टव्यंजन। इसकी टोटल पूर्ण संख्या कितनी है, 19 है। चलिए आगे बढ़ते, अल्प प्राण के बाद आगे क्या है, महाप्राण। ये सब महाप्राण वन क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हर वर्ग का, देखिए यहाँ पर, वहां पे था हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यहाँ पे बाबू क्या है, हर वर्ग का दूसरा चौथा एवं उष्म व्यंजन। देखिए बाबू दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ठीक है, दूसरा चौथा हर वर्ग का मतलब क वर्ग, जैसे यहाँ पे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, ये सारा वर्ग है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि हर वर्ग का दूसरा चौथा एवं उस व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। इसकी जो संख्या बाबू कितनी है, 14 है। तो मुझे बताइए अल्प प्राण की संख्या कितनी, 19, महाप्राण की संख्या कितनी, 14। सर अल्प प्राण क्या होते हैं, तो जो दूसरा और चौथा होता है, सॉरी दूसरा और चौथा को छोड़कर अल्प प्राण होते हैं, जैसे जैसे पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है ना बच्चों। तो आइए यहाँ पर देखा जाए महाप्राण कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आप जितने भी पीले वाला दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे ख छ ठ ठ थ फ घ छ ढ न ध म भ ये जितने भी आपको पीला वाला दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है बाबू, ये हम लोग का महाप्राण वन है। आपको समझ में है बाबू क्या कह रहे हैं, यानी सीधी सीधी बात, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का बात है घोषवर्ण। ये बाबू घोषवर्ण क्या होता है, क्योंकि घोषवर्ण को आप समझ जाते हैं तो बड़ा बेटर है आपके लिए, ठीक है बच्चों। ये घोषवर्ण क्या होते हैं, आइए इनको देखा जाए। तो कह रहा है हर वर्ग का, किसका बाबू, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ध्यान सुनिए, कह रहा है तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा को घोषवर्ण कहते हैं। घोषवर्ण किसको कहते हैं, तो हर वर्ग का, जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, ये सभी वर्ग के कौन कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा को ही क्या कहा जाता है, घोषवर्ण होते हैं। सर वो कौन कौन से हैं, तो देखिए ग घ अंग ज झ इय ड ढ अण द ध न ब भ म, ये सब क्या है बाबू, तो ये सब हम लोग का घोषवर्ण है। समझ में है बच्चों क्या कह रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, घोषवर्ण है। समझ में क्या कर रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे आता है बाबू अघोषवर्ण। क्या आएगा हम लोग का यहाँ पर, अघोषण आएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ है बाबू, यहाँ पे क्या आएगा, अघोषवर्ण, ठीक है। अघोषवर्ण क्या होते हैं, तो हर वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा को ही अघोषवर्ण कहते हैं। पहला और दूसरा को क्या कहते हैं, अघोषवर्ण कहते हैं। जैसे बाबू यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए बाबू, जैसे क ख च छ ट ठ ट थ प फ, ये सब क्या है बाबू, अघोषवर्ण है। ये गलती हो गया बाबू, घोषवर्ण नहीं होगा, यहाँ अघोषवर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना, अघोषवर्ण है। कौन कौन सा, तो दूसरा, पहला और दूसरे को घोषवर्ण कहते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा को, सॉरी बाबू, पहला दूसरे को अघोषवर्ण कहते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा को, ठीक ना, घोषवर्ण कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल पे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू, यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी इस YouTube चैनल पर, यानी कि ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बच्चों, जिस तरह से देखिए लड़की कह रही है कि पढ़ो, समझना जरूरी है, तो आप हम लोग को भी पढ़ना जरूरी है, हम बात को समझेंगे। कोई दिक्कत, तो संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप नीचे जो रेड कलर का है, आप उस चैनल उस सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब लिख रहा है, उस बटन को दबाइए और क्लिक कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स भी नीचे है, आप कमेंट में भी जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। आगे की ओर बात करते हैं। आगे बाबू हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक बार में बताने वाले हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग बेसिक से, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है वो, लेकिन बेसिक से कहते हैं एडवांस, तो धीरे धीरे हम आगे की ओर सीखते चलेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आप पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि बाबू यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। आप पढ़े हैं ना,
हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आपको अच्छे से पता है तो बच्चों कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है? दूसरा प्रश्न देखिए, ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे बाबू। दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है हम लोग से कि प्रश्न नंबर 2 कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अभी आपने पीछे देखा कि एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण, तो जिसमें व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, ठीक है बच्चों, यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न भी अच्छे से देखिए क्या बोल रहा है तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा कह रहा है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अभी हमने बताया कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का देखिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर बाबू, यहाँ चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन सा है? देखिए अयोगवाह, अयोगवाह बता देंगे तो बच्चों आपने ध्यान दिया पूरा वीडियो को, आपने पूरा वीडियो को देखा है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? तो बाबू अयोगवाह बोला है। अयोगवाह वर्ण कौन से थे? ठीक है, मतलब यह, ठीक है, जैसे इया नहीं बोलेंगे इसको, आ पढ़ते हैं ना अंतिम में क्या आता है? तो अंतिम में आता है अन अ, तो ये बाबू अन, ये क्या है? अ, अन अ, ये क्या है बाबू? अयोग वाह है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए बाबू क्या कह रहा है कि स्वर तुल्य वर्ण कौन से हैं? तो स्वर तुल्य जो वर्ण है बाबू, यानी कि जो स्वर वर्ण से बोले जाते हैं, जैसे कंठ से जो बोला जाता था, तो बाबू इसमें वर्ण कौन कौन से वो? तो यहाँ बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। य र ल व क्या हो जाएगा बाबू? य र ल व हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा बाबू। बी, ये र ल व क्या है? तो स्वर तुल्य वर्ण है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पर कि दलाबी स किस वर्ग में आता है? तो जो दलाबी स होता है बाबू किस वर्ग में आता है? तो जो दलाबी स होता है बाबू ये हम लोग का क वर्ग में आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं ये नहीं होगा बाबू, इसमें हो जाएगा हम लोग का च वर्ग में आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, च वर्ग में आता है। ठीक है, किस वर्ग में आता है बाबू? च वर्ग में। जो तलाबी स है किस वर्ग में आता है? च। ठीक है, च जो है मूर्धन्य में आता है। ठीक है ना बाबू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो बाबू हिंदी वर्णमाला में जो है संयुक्त व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कितने हैं? ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है बाबू? तो चार है। जैसे दलाविस्ता, सॉरी, छ, त्र, य, रि। ठीक है, ये 4 है। और ठीक है, या श्रा बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत? तो 4 संख्या है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि य किसका संतुल्य रूप है? यानी कि जो य है, य किससे मिलकर बना है? क्या ज प्लस य से, कि ग प्लस य से, कि ज प्लस य से, कि ग प्लस य से? तो बाबू इसका करेक्ट हो जाएगा ज प्लस य से, सी हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अनुस्वार किस वर्ण का प्रतीक है? अनुस्वार जो है किस वर्ण का प्रतीक है? तो बाबू अनुस्वार कौन सा होता है इसमें? तो बाबू अनुस्वार कौन सा होगा? इस वर्ण का प्रतीक है। ठीक है, तो बाबू इया क्या होगा? इया कह रहे हैं, सॉरी बाबू, ये तो क्या बोलते हैं? अह बोलते हैं ना, अह। ठीक है, ये बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बाबू। अगला हम लोग का क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? इसमें अर्ध स्वर बोला गया बाबू, तो अर्ध स्वर की जो संख्या है बाबू, य र ल व, एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए 11 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि क ख, सॉरी बाबू, यहाँ पर क्या बोला गया है कि घबरा गया बाबू, ठीक है ना? यहाँ बोला क ख ग घ
किस वर्ग के वर्ण हैं? तो क का किस वर्ग में आता है बाबू? तो क वर्ग में आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पर बाबू? कहा गया है कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो बाबू महाप्राण किसको कहते हैं याद है आपको? पीछे ही पढ़ाते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। तो इसमें महाप्राण वर्ण कौन सा है बाबू? तो च है महाप्राण वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा, च नहीं होगा बच्चों, ठीक है, इसमें च नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ख। ठीक है, ख हो जाएगा बाबू, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला दूसरा 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 पढ़े थे, दूसरा तीसरा और कौन सा बाबू? दूसरा, हाँ दूसरा, ठीक है, दूसरा चौथा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ना, ख हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर कह रहा है कि हर्ष स्वर, क्या कह रहा है? हर्ष स्वर में हर्ष स्वर कौन से होते हैं? इसमें हर्ष स्वर कौन सा है? तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं बाबू? तो हर्ष स्वर सबसे पहले वाला था हम लोग का, है ना, जिसमें कम समय लगता है। तो हर्ष स्वर इसमें कौन है? तो बाबू अ और ई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? कि घोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? घोष ध्वनि, ठीक है, घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो बाबू घोष वर्ण क्या होता है कि पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, क्या घोष वर्ण है? तीसरा, पहला तीसरा पांचवा। पहला है, हाँ पहला है, उदाहरण कौन सा है ना बाबू? तो घोष वर्ण पहला है च ट क स। ठीक है, तो बाबू इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, पहला तीसरा पांचवा, नहीं दूसरा तीसरा पांचवा होता है, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा पांचवा, है ना। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर घोष ध्वनि, घोष अघोष, घोष वर्ण किसे कहते हैं? हाँ घोष वर्ण। तो बाबू घोष, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 मिनट बाबू, इसका, हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर वो च हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है बाबू? कि स्वर, यानी कि कहा गया 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कहा गया है कि बच्चों कह रहा है कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो स्वर ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं, यानी हाँ स्वर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो जो बाबू स्वर ध्वनियां 3 प्रकार की होती है ना, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक हम लोग का प्लुप्त स्वर, तो ये 3 होते हैं। ठीक है बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अड़ा किस वर्ग का व्यंजन है? जो अड़ा है किस वर्ग का व्यंजन है? तो अड़ा क्यों ना वर्ग में आता है? तो बाबू ट वर्ग में आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है बाबू? कि 17 नंबर प्रश्न बहुत देखा गया तो ये आसान है कि हिंदी वर्णमाला में हलंत व्यंजन कितने होते हैं? तो हलंत व्यंजन अगर पूछा गया तो बाबू यहाँ 40 आ गया है, लेकिन 41 होते हैं। कितना होता है बाबू? टोटल के टोटल 41 होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 41 हो जाएगा ना, यहाँ 40 बोला गया लेकिन 41 होते हैं बच्चों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41। ठीक है बाबू, तो कोई पूछेगा हलंत व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 41 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहा गया है कि अयोगवाह ध्वनियां कितनी होती हैं? यानी कि अयोगवाह की ध्वनियां कितनी होती हैं? तो अयोगवाह बाबू कितना होता है? अयोगवाह 3 होते हैं। ठीक है बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अयोगवाह है ना बाबू, अयोगवाह ध्वनियां कितनी? नहीं बाबू 3 नहीं होगा। अयोगवाह कौन सा होता है? तो बाबू अन अ, है ना, ये अयोगवाह है ना बाबू, ये अयोगवाह है। इसकी संख्या कितनी है? तो 2 होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला में कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? तो किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? तो बाबू ध्वनि उच्चारण का स्थान पर वर्ण बाबू सबके आधार पर बांटे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि से भी निकला हुआ है, उच्चारण स्थान से भी प्राप्त किया गया है और वर्ण संरचना से भी प्राप्त किया गया है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी आप वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, स्टेटस जरूर लगाइए। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि आखिरी प्रश्न हम लोग से कहा गया है
कि स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बाबू स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, तो स्वर और व्यंजन मिलकर हम लोग का क्या बनाता है, तो बाबू शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, शब्द बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये शब्द बनता है। क्योंकि स्वर और व्यंजन में जब मिलता है तो एक शब्द बनाता है। जैसे बाबू अगर मैं लिखूं ऐसे आ प्लस म, तो बाबू ये तो स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, आम। तो आम एक शब्द है बाबू। ठीक है, आम क्या एक शब्द है। सीधा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्द। ठीक है, तो वीडियो का आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के इससे भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे। तो ऐसा कीजिए, आप एक बार कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, हम उस पर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप अच्छे से हैं, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हिंदी ग्रामर जीके, यानी कि हिंदी ग्रामर जीके जितने भी हैं, आप हिंदी के जितना भी जीके आता है, जितना भी इसका ग्रामर में जीके है, जितना भी हम लोग को सीखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिंदी ग्रामर को बनाए स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपने हिंदी ग्रामर को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। और स्ट्रॉन्ग बनाकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में करें अच्छा स्कोर के लिए आप क्या करें, इस लड़की की तरह इसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना भी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप अदर चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी हर के लिए बराबर है, हर किसी की जानकारी की जरूरी है। तो आप वीडियो देखे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरी तरह से वॉच जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए बच्चों। धन्यवाद। नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, शुक्रिया।